नमस्कार, सवाल इंडिया का में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और कई अहम खबरें इस खास बुलेटिन में लाए हैं, खासकर चुनावों से जुड़ी खबरें और उसमें क्या हो रहा है, किस तरह के बयान आ रहे हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं हम बिहार पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा में दिए विवादित बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीखा हमला किया है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के गुना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा के अंदर ऐसी भद्दी भाषा में बातें की, कोई शर्म नहीं है उनको। पीएम ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य दलों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इंडिया अलायंस के एक भी नेता ने माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान पर एक शब्द नहीं बोला। दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही है। पीएम ने कहा, जो माताओं बहनों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं वो महिलाओं का क्या भला करेंगे। वाकई ऊर्जा से भरा हुआ वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कभी आपका भला कर सकते हैं माताएं बहनें? उधर नीतीश कुमार ने अपने कल के बयान पर माफी मांगी है। पहले बाहर और फिर विधानसभा के अंदर भी माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मेरी बात बुरी लगी तो माफी मांगता हूं। विधानसभा में कहा कि मैं खुद अपने बयान की निंदा करता हूं। बयान की चौतरफा आलोचना हो रही थी। सेक्स एजुकेशन को लेकर ये बयान उन्होंने दिया था और बयान की भाषा पर असल में आलोचना हुई है। 24,81,000 से बढ़कर, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है, आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दोनों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये सारी बातें कर दी गई और कल एक एक चीज तय हो गया। लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है, मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और इसीलिए, और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं और मैं उस शब्द को वापस करता हूं और जो भी मेरी निंदा करे मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बड़े भाई लालू यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार, ये दोनों व्यक्ति बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। हर बिहारी इन दोनों के नाम से शर्म महसूस करता है, इसलिए दोनों व्यक्ति को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। ये आपको गाली दे दें, मार बैठे, कत्ल कर दे और माफी मांग लें, जब हमारा मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, याददाश्त ठीक नहीं है। सबसे बढ़िया ये पद जिम्मेदारी का पद है, संवैधानिक पद का सम्मान नहीं करेंगे, सामाजिक मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह का कारनामा को कतई स्वीकार नहीं करेगा सदन। ऐसा बात नहीं से कर गया, गलती से कर गया, इसके लिए माफी मांग रहे हैं।
सदन चलने देना चाहिए। चलने देना चाहिए। माफी मांगे बाद में पछतावा है कि कैसे गलती थी। तो ये तो भाजपा वाले बात का पतंग मना रहे तो और लोगों को काम है, विपक्ष दे रहा है उसका काम है। और इस पर हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने दी और जानकारी। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जिस लहजे में कल सार्वजनिक रूप से न केवल विधानसभा और विधान परिषद में उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया था, पूर्व में भी उन्होंने ये बातें की थी, लेकिन शायद उस समय ये बातें चाहे या तो पार्टी के फोरम में थी या कहीं ऐसे जगह पर थी जहां पर मीडिया का प्रेजेंस नहीं था और या इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं थे। लेकिन कल जैसे ही उन्होंने बयान दिया तो शुरू में विधानसभा में जब उन्होंने बोला तो लगा कि ये स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, लेकिन बात जब उन्होंने विधान परिषद में दोहराई तो उनके पार्टी के समर्थकों ने भी माना कि पानी सर से ऊपर चला गया है और इसे सार्वजनिक रूप से तो डिफेंड नहीं किया जा सकता है। हालांकि उस विधान परिषद की बैठक के तुरंत बाद तेजस्वी यादव जातीय गणना के आंकड़ों के ऊपर जब अपना प्रतिक्रिया देने आए तो उनसे पूछा गया था और उन्होंने एक तरह से भारी मन से उनके बयान के बारे में सफाई भी दी थी, लेकिन सब मानकर चल रहे थे कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने लक्ष्मण रेखा को लांघा है और चूंकि गलती उनसे हुई है तो इसलिए उसकी एक तरह से भरपाई या उसका सफाई भी जो है उन्हीं की तरफ से आना होगा। ये पहली बार है कि नीतीश कुमार को अपने किसी बयान के कारण और खासकर ऐसे विवादास्पद बयान के कारण उन्हें ना केवल सफाई देनी पड़ी बल्कि उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। ये पहला मौका है और निश्चित रूप से ना केवल उनके विरोधियों बल्कि उनके समर्थक भी कहीं ना कहीं उनके इस बयान के बाद सकते में थे और एक तरह से आप कह सकती हैं कि नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल बहुत ही जल्द करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें मालूम था कि विधानसभा सत्र का अभी 3 दिन है और अगर उन्होंने इस मामले में सफाई नहीं दी, खेद प्रकट नहीं किया तो पूरा विधानसभा जो है हंगामे के काफी हंगामा होगा और विधानसभा में शायद ही कोई कार्रवाई होगी। लेकिन उससे भी ज्यादा जिस प्रकार से आज के युग में ये पूरा उनका वीडियो वायरल हुआ था उसका भी उन्हें उनके समर्थकों को उस बात का अंदाजा हो गया था कि इस संबंध में जल्द से जल्द अगर उन्होंने अपनी तरफ से माफी नहीं मांगी तो डैमेज और भी ज्यादा हो सकता है। और मुख्यमंत्री के विवादित बयान को लेकर बीजेपी नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रही है। बीजेपी विधायकों ने आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहीं न कहीं उनकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है कि जब उन्होंने बिहार विधानसभा के अंदर इस तरह का वक्तव्य दिया तो किसी साथी को कम से कम उनको ये बात बताना चाहिए था कि ये वक्तव्य गलत है। उसके तुरंत 10 मिनट बाद जाते हैं विधान परिषद में और उससे भी ज़्यादा भरगल बातें करते हैं और ऐसे राजा को, ऐसे शासक को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। शिथिल हो गए हैं, बुजुर्गियत आ गया है, डिरेल हो गए हैं, या तो वो फ्रस्ट्रेशन में है जिसका ये परिणाम है। माफी मांगना, अगर उनको इतना समझ आ रहा है कि माफी मांगनी चाहिए तो ऐसे शब्दों को इस्तेमाल उनसे कोई अपेक्षा बिहार में नहीं करता है। नीतीश कुमार के बयान को लेकर दिल्ली में भी बिहार भवन के बाहर बीजेपी की महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। रविशंकर शुक्ला की रिपोर्ट। नीतीश कुमार के बयान के खिलाफ में आज देखिए कि दिल्ली में जो बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन किया है। आगे सामने जो है वो बिहार भवन है, तो बिहार भवन के सामने जो है ये पूरा प्रदर्शन यहाँ पर अभी महिला मोर्चा के लोगों ने किया है और बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। और लेकिन दूसरा जो बैरिकेड है उसको भी पुलिस ने लगाया है। पुलिस की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो है वो जो महिलाएं हैं वो बिहार भवन तक ना पहुंच पाए। लेकिन आप देखिए कि दूसरा जो बैरिकेड है यहाँ पर इसको लगाया गया है। तमाम सारी महिला पुलिसकर्मियों को लगाया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है यहाँ पर, ताकि जो सामने बिहार भवन है वहां तक ये मार्च न होने पाए। क्योंकि अभी देख रहे थे नीतीश कुमार ने हालांकि अपने बयान पर माफी मांगी है, लेकिन जिस तरीके से महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, वीरेंद्र सचदेवा जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने ये कहा कि ये जो बयान है ये माफी योग्य नहीं है। वो चाहे जितना माफी मांगे लेकिन ये बयान जो है वो दिनेश कुमार की मानसिकता को प्रकट करती है। तो निश्चित तौर पर तमाम गुस्सा भी है,
महिलाओं के अंदर भी तमाम ऐसे लोग भी हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये तमाम सारी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एकदम से माहौल ऐसा है कि बहुत ज्यादा सारे लोग जो हैं वो आक्रोशित हैं, उत्तेजित हैं। ये आप देखिए, ये वीरेंद्र सचदेवा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं खुद कह रहे हैं कि महिलाओं को जो है वो मोर्चा संभालना चाहिए। तो ये अब देखिए कि दिल्ली की सड़कों पर, और आज ये उन्होंने कहा कि सुबह बिहार भवन पर ये प्रदर्शन होगा और शाम को बिहार सदन पर प्रदर्शन होगा। तो निश्चित तौर पर काफी गर्मा गर्मी का माहौल है। तेजस्वी यादव ने भी हालांकि नीतीश कुमार का बचाव किया और ये कहा कि वो सेक्स एजुकेशन पर बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके का उनका बयान है उससे कहीं न कहीं लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी है। नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है, लेकिन लगता यही है कि ये जो मामला है वो हाल फिलहाल में थमने वाला नहीं है। विरोधी इस पर जरूर नीतीश कुमार को घेरेंगे। दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ रवीश टंडन, सप्लाई न्यूज़ इंडिया। और बिहार में जाति आधारित सर्वे की आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट पेश होते ही राजनीति गर्मा गई है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में बड़ा ऐलान किया है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50 से 65% करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें ईडब्ल्यूएस के 10% को मिलाकर आरक्षण 75% करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें 20% एससी, 2 एसटी, 43 ओबीसी और ईबीसी और 10 ईडब्ल्यूएस आरक्षण शामिल हैं। 24,81,000 से बढ़ करके कितना पढ़ाए हैं तो उसके बारे में बहुत ही संक्षेप में बता देंगे कि इन विषयों पर सभी जानकारी दे दी गई है, लेकिन उसके बाद सभी पार्टियों को अपनी राय देना है। तो जो भी पार्टी के लोग बोल करके एक आदमी बोलेंगे कि एक आदमी बोले, या सुनिए ना, जो बोलेंगे तो उनको जितना बोलना है बोले ना, तो फिर क्या दिक्कत है। इसलिए कृपा करके पहले इनको मैंने जब भी रख दिए, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में ही, बहुत ही संक्षेप में थोड़ा बोल देंगे, लेकिन आप अपना पूरे तौर पर रख दीजिए। एक एक पार्टी की राय आ जाएगी सामने। माननीय संसदीय कार्य सब देखिए, एक बात हम बता देते हैं, सुनिए ना। अरे काहे के लिए सबकी राय से न हुआ है भाई। और अब बात करते हैं हम प्रदूषण की, जिसके हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। और अगर आपको हम प्रदूषण का माप बताएं तो आज सुबह दिल्ली और एनसीआर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी दमघोंटू है। और दिल्ली एनसीआर में आज औसत AQI जो है वो 350 के पार है। दिल्ली में जो ये रिकॉर्ड किया गया वो 418 है, ग्रेटर नोएडा 474, नोएडा 382, गाजियाबाद 379, फरीदाबाद 390, गुरुग्राम 368। और अगर सिर्फ हम दिल्ली की बात करें तो बवाना 462, पंजाबी बाग 460, नरेला 448, आनंद विहार 452, रोहिणी 451। ऑड इवन को लेकर के ऑब्जर्वेशन जो MS क्यूरी की तरफ से रखा गया था उसको ऑर्डर में उन्होंने दिया है कि ऑड इवन को लेकर के अब तक स्टडीज क्या कहती हैं। तो अभी हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे पास 2 बड़ी स्टडीज हुई हैं ऑड इवन पे। एक तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और शिकागो विश्वविद्यालय ने ज्वाइंट स्टडी की थी ऑड इवन को लेकर के, और दूसरा जो है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी DTU ने स्टडी की थी। तो इन दोनों की जो स्टडीज रिपोर्ट हैं वो भी हम अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको हम सबमिट करेंगे कि उनकी क्या रिपोर्ट्स है, उनकी जो स्टडीज हैं। और बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने प्रदूषण OPD की शुरुआत की है। हर सोमवार को ये OPD 2 से 4 बजे तक चलेगा, जिसमें जांच के लिए 5 अलग अलग विभागों के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। आखिर क्यों पड़ी इस OPD की जरूरत, बता रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार।
इस वक्त हमारे साथ आरएमएल हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजय शुक्ला हैं। सर, प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में ये भी जानकारी मिली कि आप लोगों ने ओपीडी की शुरुआत की है। क्या है वो पोल्यूशन ओपीडी? ऐसा है कि हर साल दिवाली के आसपास जो है पोल्यूशन लेवल्स काफ़ी बढ़ जाते हैं दिल्ली और आसपास के एरियाज़ में। तो इस साल भी हमें था कि पोल्यूशन बढ़ेगा, और क्योंकि पोल्यूशन पेशेंट्स को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स अफेक्ट होते हैं। कुछ लोगों को एक्यूट प्रॉब्लम्स होती हैं, इमीडिएटली पता चलता है, कुछ लोगों को धीरे धीरे अंदर से क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, वो समय के साथ साथ पता चलती हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि बहुत ज़रूरी है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई एक प्रॉब्लम तो होती नहीं है, तो फिर पेशेंट्स को एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक ओपीडी हम स्टार्ट करें, जिसमें उनके जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो टीम देख सकते हैं। तो अभी तो हमने ओपीडी स्टार्ट की है, तो ये एवरी मंडे रन करेगी, 2 से 4 के बीच में रन करेगी। 1 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा ओपीडी के अंदर, एंड देखेंगे अगर पेशेंट्स बढ़ेंगे, ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे, उनके दिन बढ़ाने होंगे, तो हम फिर अकॉर्डिंगली डेज भी बढ़ाएंगे। ये बात जो जहन में आई आपके सर कि एक ओपीडी ही शुरू की जाए, अपने आप में एक नया कंसेप्ट है। जी। स्कूलों में छुट्टी होने लगी प्रदूषण की, अस्पताल में प्रदूषण के लिए एक तरीके से पॉल्यूशन ओपीडी। तो ये मरीजों की लगातार जो संख्या कुछ वर्षों में पोल्यूशन को लेके जो मरीज आते रहे हॉस्पिटल में, उसके बाद आप लोगों ने सोचा कि इसको शुरू करें? जी, तो लगभग 30% पेशेंट्स में वृद्धि होती है पोल्यूशन की वजह से, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह को लेके। एंड पोल्यूशन की वजह से जैसे जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो हमारे लंग्स हैं, वो अफेक्ट होते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ जो पल्मोनरी मेडिसिन के और रिस्पिरेटरी मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं वो देखेंगे। कान, नाक, गले की भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसके लिए ENT डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स होंगे। और आँखों पे भी पोल्यूशन का प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए आई के डॉक्टर्स रहेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और जो ये संकट है, हेल्थ इमरजेंसी है, सांसों पर संकट, वायु प्रदूषण को रोकने को लेकर आपका सुझाव आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 9560055787 पर। बात करते हैं मुंबई की, जहां पर एक तरफ बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रशासन के पसीने छूट गए हैं, वहीं पटाखों की वजह से प्रदूषण और बढ़ने की आशंका है। सरकारें इको फ्रेंडली को बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन इन इको फ्रेंडली पटाखों में खतरनाक रासायनिक तत्व पाए गए तो त्वचा के लिए हानिकारक हैं। आवाज फाउंडेशन के फाउंडर ने CM एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखकर बाजारों से पटाखों को बैन करने की अपील की है। दिवाली बिल्कुल करीब है और बाजार में आम पटाखों के साथ ग्रीन क्रैकर्स मिल रहे हैं। दावा ये होता है कि इससे कम हानिकारक गैस निकलते हैं, पर्यावरण के लिए अच्छा है। लेकिन इसको लेकर एक बड़ी स्टडी आवाज़ फाउंडेशन की तरफ से हुई है और आवाज़ फाउंडेशन की फाउंडर इस वक्त हमारे साथ है सुमेरा मैम। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। आपकी स्टडी में क्या सामने आया है? 22 फायर क्रैकर्स बाजार से खरीदी करके उनको टेस्ट किए इन लैब कि इसके अंदर क्या है, और हमको 22 क्रैकर्स में से ये मालूम पड़ा कि 14 क्रैकर्स में बेरियम है, जो कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर इन 2018 में बैन की है ये केमिकल को। हमने 2018 से लेके आज तक 2018, 20, 21, 22 दिस इज़ द 5th ईयर हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, और हमको हर साल यही पता चला है कि ये बेरियम और दूसरे बैंड केमिकल्स ये क्रैकर्स में हैं। और हमने ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्ट्रिक्टली उनके ऑर्डर्स फॉलो होने चाहिए और ये बेरियम नहीं होना चाहिए, और कोई भी जो कि बैंड केमिकल्स हैं, नॉट ओनली बेरियम, उसमें दूसरे केमिकल्स हैं जो कि हैजर्डस केमिकल रूल्स अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में लिस्ट हो चुके हैं, और उनसे काफ़ी कुछ सेहत को नुकसान होता है। ऑलरेडी हम मुंबई शहर में और दिल्ली में दूसरे शहरों में बहुत ज़्यादा AQI बढ़ चुकी है, और ये क्रैकर्स ऑल्दो AQI शायद इतनी ज़्यादा नहीं
नुकसान होगा, जिससे कि दूसरे कारण हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन, बट ये बहुत ही हैजर्डस केमिकल्स हम इनहेल कर रहे हैं, उनके बहुत फाइन पार्टिकल्स 2.5 होते हैं और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नुकसान होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बट मैं जैसे कि एक आम आदमी हो जो कि बाज़ार में जाके मुझे लगता है कि ये क्रैकर्स ठीक है, तो मुझे ये अश्योरेंस होना चाहिए ना कि मेरे बच्चे के हाथ में मैं दूंगी तो सचमुच में ये ग्रीन क्रैकर है और पॉइजनस क्रैकर, ग्रीन क्रैकर खाली लेबल लगा के नहीं है। तो मैं तो गवर्नमेंट को ये कहूँगी कि आप ग्रीन क्रैकर को प्रमोट कर रहे हैं, वेरी गुड, बट आप साथ साथ में चेक करिए कि ये सचमुच में ग्रीन क्रैकर है। फुलझड़ी समझो, फुलझड़ी हम हर एक बच्चे के हाथ में देते हैं क्योंकि ये तो सेफ क्रैकर्स हैं, पर हमको फुलझड़ी में बैन केमिकल्स मिले हैं। तो आप अभी अगर आपको लगेगा कि आपके फुलझड़ी में और अनार में और चक्री में बैंड केमिकल्स हैं तो इनको ग्रीन नहीं कह सकते हैं। ये नॉइज पोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये केमिकल पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है। एंड वी हैव एन एपिडेमिक ऑफ सिकनेस, क्योंकि नॉट ओनली रेस्पिरेटरी सिकनेस, ये जो केमिकल्स हैं उससे बहुत और चीज़ें हो सकते हैं, स्किन इरिटेशन, आई प्रॉब्लम्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी आवाज़ फाउंडेशन की तरफ से एक लेटर भी लिखा जा चुका है ऐसे वक्त में जब सरकार खुद कह रही है कि ग्रीन पटाखे फोड़ें, उनमें अगर ऐसे हार्मफुल केमिकल्स मिले हैं तो उस मुंबई के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात होगी जो बहुत समय से ख़राब AQI में जी रही है, सांस की दिक्कत झेल रही है। पोल्यूशन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट भी सख्त है, 3 घंटे की अनुमति मिली है पटाखे फोड़ने के लिए, लेकिन ग्रीन क्रैकर्स जो कि हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें ऐसे ख़राब केमिकल्स हैं जो आपकी सेहत को और ख़राब कर सकते हैं। सरकार इसे बढ़ावा दे रही है लेकिन उन्हें अभी इन फाइंडिंग्स पे जो आवाज़ फाउंडेशन के सामने आई है उन पे सख्त और जल्द ही एक्शन लेना होगा। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और इस वक्त खबर आ रही है महुआ मोइत्रा से जुड़ी। ये खबर आ रही है कि महुआ मोइत्रा मामले की CBI जांच होगी। असल में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का ये दावा है। उन्होंने ट्वीट कर ये कहा है कि लोकपाल ने CBI जांच के आदेश दिए हैं। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, आपको इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि CBI जांच के आदेश हो गए हैं? देखिए, ये जो शिकायत है ये इस मामले में दूसरी शिकायत है। इसके पहले जो वकील हैं जय आनंद बिहादरी, वो भी CBI से शिकायत कर चुके हैं। अब अगर लोकपाल ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं तो CBI इस मामले को देखेगी। सबसे पहले जो कंप्लेन मिलेगी उस कंप्लेन पर CBI जांच करने के बाद PE यानी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज करेगी और उसके बाद अगर CBI को एविडेंस मिलते हैं तो इस मामले में केस दर्ज किया जाएगा और केस दर्ज करने के बाद इस मामले में जो कार्रवाई है वो की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो एक सांसद के पार्लियामेंट का जो लॉगिन ID और पासवर्ड होता है वो किसी बाहरी शख्स को दिया गया और सवाल उसमें लिखे गए, तो उसको लेकर जो जांच है CBI की वो करेगी। मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की महिला सरपंच हैं 23 साल की लक्षिका, जिनका दावा है कि वो रबर स्टैंप सरपंच नहीं है। महिला आरक्षण बिल से महिलाओं के जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है, लक्षिका ने NDTV से खास बातचीत में क्या कहा, सुनते हैं। जो महिला सरपंच हैं बहुत सारे स्टेट्स में हैं, वो सब रबर स्टैंप है, वो अपना खुद का निर्णय नहीं लेती और जो घर में पुरुष होते हैं, जो पति होते हैं या पिता होते हैं, उन्हीं वही डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। हाँ जी, ये सोच के साथ भी मैं खड़ी हुई थी क्योंकि जब हमारा चुनाव में मुद्दा भी यही उठा था कि जो बाकी महिलाएं वो कहीं ना कहीं अपने पति हस्बैंड पे डिपेंड हो सकती है, बट हमारा ये था कि नहीं, मैं बैठूंगी यहाँ पर और मैं डिसीजन लूँगी, जो मुझे सही लगेगा मैं वो करूँगी। हाँ ज़रूर, ऐसा नहीं कि मैं मतलब मैं छोटी हूँ तो ऑब्वियसली मैं फैमिली वालों की बात तो सुनूँगी और उनका निर्णय भी मैं मानूंगी। तो ऐसा कि थोड़े डिसीजंस मैं उन पे भी रखती हूँ कि वो एक्सपीरियंस है और थोड़े मैं अपने हिसाब से भी देखती हूँ कि एक यंग सरपंच लड़की चला रही है तो वो पंचायत को किस डिफरेंट वे में चला सकती है। तो क्या किया है आपने नया यही रहा है कि पहले यहाँ पे पंचायत खुली नहीं रहती थी, यहाँ पे पंचायत में ताला लगा हुआ रहता था, तो अब मैं बैठती हूँ यहाँ पे पूरी तरीके से और पंचायत को खुद से रन करती हूँ। साथ ही महिलाएं अब ज़्यादा बेहतर तरीके से आ पाती हैं, लीडर होकर अपनी बात कह पाती हैं। इस चुनाव में भाजपा भी महिलाओं के लिए बहुत सारे स्कीम्स की अनाउंसमेंट किया है उन्होंने। शिवराज सिंह चौहान ने
पैसे भी ट्रांसफ़र करवाए हैं लाडली योजना में, लाडली बहना योजना में, और दूसरे तरफ कमलनाथ जी ने भी काफ़ी अनाउंसमेंट्स किए हैं। तो महिलाओं पे तो बहुत ज़्यादा फोकस है। तो फिर क्या समझाती हैं महिलाओं को? देखिए, चुनाव में मुद्दा ही महिलाएं रहती हैं। हमेशा महिलाओं की तरफ आकर्षित करने के लिए नई नई योजनाएं लेकर आते हैं। वोट्स के लिए महिलाओं को एकत्रित कर रहे हैं। बाकी महिलाओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने वोट गेन करके आप खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो मेरी यही राय रहेगी कि महिलाओं को ये सोच समझ के उनको वोट देना चाहिए कि कौन सी पार्टी सचमुच हमें आगे बढ़ाना चाहती है या सिर्फ हमें एक वोट बैंक समझ के आगे बढ़ाना चाहती है। तो जो योजनाएं हैं, क्योंकि आप सरपंच हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन का भी जिम्मेदारी होता होगा आपका, कि सही योजना सही घर में पहुंचे और सही वक्त पे इम्प्लीमेंट हो। हाँ जी, ये भी रहता है, और मेन यही फोकस रहता है कि जो सबसे ज़्यादा नीडी लोग हैं उन तक पहुँचे, क्योंकि मेन मोटिव यह भी रहता है गरीबों तक योजनाएं नहीं पहुँच पाती है। बीच में ही उस योजनाओं को मतलब ऐसा रहता है, जो बीचवान बोलते हैं वो उसको साफ कर देते हैं। महिलाएं आजकल खुद इतनी आत्मनिर्भर हो गई हैं, वो खुद पंचायत में आके बोलती है हमें योजना का लाभ चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि महिलाएं इस बार सही लोगों को ही वोट देगी और सही तरीके से देंगे। और अभी महिला आरक्षण बिल भी पास हुआ, उस पर बहुत चर्चा हुई, बहुत ही एक्साइटमेंट भी था। भाजपा बोल रही है कि पहली बार ये हुआ है, और बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि वो पहली बार इस तरह का मौका मिलेगा, लेकिन महिलाओं को इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ जी, ये आरक्षण का रिजर्वेशन की वजह से मैं आज खुद यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि अगर फीमेल सीट नहीं आती तो मुझे नहीं लगता मेरी फैमिली वाले मुझे यहाँ खड़ा करते। तो मेन रीज़न ये बहुत अच्छा है कि रिजर्वेशन दे रहे हैं महिलाओं को और महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं महिलाएं आगे बढ़ भी रही हैं। वो खुद पार्टीज़ में आना चाह रही हैं, खुद इलेक्शंस लड़ना चाह रही हैं। तो अच्छा है, ये रिजर्वेशन आना बहुत अच्छी बात है। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव से देर रात तक पूछताछ की, ऐसी खबर आ रही है। करीब 3 घंटे लंबी ये पूछताछ चली है, और ये बताया जा रहा है कि एल्विश यादव ने पुलिस के सभी सवालों के जवाब दिए, लेकिन नोएडा पुलिस एल्विश यादव के इन जवाबों से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है। यही वजह है कि एल्विश यादव को आज शाम 4 बजे फिर नोएडा पुलिस के सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया है। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव की कॉल डिटेल और लोकेशन का सारा डेटा भी डंप किया है, ताकि पूछताछ में नोएडा पुलिस पता लगा सके कि इस सिंडिकेट में एल्विश यादव की क्या भूमिका है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने एल्विश यादव से कई सवाल किए हैं, जिनके जवाब एल्विश यादव को देने हैं। कल एल्विश को लेकर पूछताछ की गई है, और अब तक हमारे द्वारा इस विवेचना में जो साक्ष्य संकलित किए गए थे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गैदर किया गया था, उसके आधार पर क्वेश्चनर तैयार किया गया था, जिसके आधार पर ये प्रारंभिक पूछताछ जो है एल्विश यादव से की गई है। और इसमें हमें आवश्यकता पड़ती है तो और भी इसमें पूछताछ के लिए उसको बुलाया जाएगा। और आज जो हमारे 5 अभियुक्त है, इनका पुलिस कस्टडी रिमांड भी कोर्ट को प्रे किया गया है, जिसके आधार पर उनका पुलिस कस्टडी रिमांड में जो पूछताछ में चीज़ें आएंगी, अन्य जो भी प्रारंभिक पूछताछ में जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उस इंफॉर्मेशन को भी क्रॉस वेरीफाई करके आगे फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे और पूछताछ। और एल्विश यादव से हुई पूछताछ के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त नोएडा के सेक्टर 20 थाने में मौजूद हैं। इसी सेक्टर 20 थाने में कल देर रात बिग बॉस के विजेता एल्विश यादव से लगभग 3 घंटे तक पूछताछ हुई। सवाल यही थे कि राहुल जो एक यूनिवर्सिटी में काम करता है, वो क्या एल्विश यादव के लिए काम करता था, क्योंकि राहुल ही इस पूरे खेल का किंगपिन है। राहुल ही जसोला से, जो दिल्ली में है, वहाँ सपेरों को बुलाता था, सांपों का जहर निकलवाता था, रेव पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़ में वही जहर सप्लाई किया जाता था। जो NGO जिसने शिकायत की, पीपल फॉर एनिमल, उसके मुताबिक उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें उन्होंने पहले एल्विश से संपर्क किया और एल्विश से कहा कि उन्हें एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी, इसमें उनको सांप का जहर चाहिए नशे के लिए। फिर एल्विश ने कहा कि वो राहुल से बात करें। राहुल का नाम एल्विश ने लिया और फिर उस पूरे NGO ने राहुल से बात करी और उसी NGO ने बताया कि एक बैंक्वेट हॉल में ये पार्टी होगी। उस बैंक्वेट हॉल को बुक भी किया गया। वहाँ 5 सपेरे राहुल मौजूद थे और वहाँ पर उस NGO ने वन विभाग को भी बुला लिया और फिर वन विभाग ने राहुल और उसके साथ 5 सपेरों को रंगे हाथों पकड़ा। इस पूरे मामले में साजिशकर्ता के रूप में
एल्विश यादव का नाम भी दर्ज किया गया था। उसके बाद राजस्थान पुलिस ने, आपको याद हो, एल्विश यादव को पकड़ा भी था, लेकिन फिर नोएडा पुलिस ने कहा कि अभी हमें एल्विश यादव से पूछताछ नहीं करनी है, आप उसे छोड़ दें। लगातार एल्विश यादव के वीडियोस, बयान सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं वो गलत लग रहे हैं। अब जब गलत सब कुछ है तो पुलिस ने पूछताछ के लिए क्यों बुलाया? वो खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं, अभी तक पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट नहीं दी है। सूत्रों की माने तो तमाम सवालात एल्विश यादव से पूछे गए। एल्विश यादव से पूछे गए कि वो किन लोगों के साथ पार्टी करता था, क्या राहुल से उसकी दोस्ती थी, अगर राहुल से उसकी जान पहचान थी तो क्या वो राहुल से संपर्क में रहता था, क्या वो अपनी पार्टीज़ के लिए राहुल से मदद लेता था, और भी कुछ नाम जो हैं वो सामने आए हैं। एल्विश के फ़ोन के डिटेल्स पुलिस ने मांगे, उनके IP एड्रेसेस भी चेक किए जा रहे हैं। तमाम तरीके की टेक्निकल जो जानकारी है वो एल्विश यादव से ली गई है। अब एल्विश यादव को फिर से एक बार पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और आपको बता दें कि एक बार फिर से एल्विश यादव को बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और उनसे पूछताछ की जाएगी रेव पार्टीज़ के बारे में जो पता चला जिस तरह से, और जो 5 सपेरे जो है उनको गिरफ्तार किया गया, इसके बारे में अब फिर से पुलिस ने पूछताछ का नोटिस भेजा है और एल्विश यादव से अब फिर से पूछताछ होगी। बताया ये जा रहा है कि जो भी जवाब कल रात में एल्विश यादव ने नोएडा पुलिस को दिए, उन जवाबों से पुलिस संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि कॉल रिकॉर्ड्स, डेटा वगैरह सारा निकालने के बाद अब फिर से पुलिस जो है उसने पूछताछ के लिए, नोएडा पुलिस ने अब फिर से एल्विश यादव को नोटिस भेजा है। माना जा रहा है कि शाम 4 बजे के बाद किसी भी वक्त उनको बुलाया जा सकता है। और अब एक इंटरेस्टिंग खबर देखने में आ रहा है कि विदेशी कंपनियां चीन की जगह भारत की ओर रुख कर रही हैं। चीन जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है, अभी उसकी अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ने एक आंकड़ा जारी किया है जो एक चिंता का कारण चीन के लिए ज़रूर है। और अब बहुत इंटरेस्टिंग खबर देखने में आ रहा है कि विदेशी कंपनियां चीन की जगह भारत की ओर रुख कर रही हैं। चीन जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है, अभी उसकी अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। विदेशी कंपनियां चीन से मुंह मोड़ रही हैं। चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ने एक आंकड़े जारी किए हैं जो एक चिंता का कारण चीन के लिए जरूर है। दरअसल दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की हालत इस वक्त खस्ता है। लगातार खराब हो रहे आर्थिक हालात इस वक्त चीन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। विदेशी कंपनियां और जो निवेशक हैं वो चीन छोड़ रहे हैं। लाख कोशिशों के बावजूद देखने में आ रहा है कि चीन उनको रोक पाने में नाकाम है। और आपको ये भी बता दें कि तेजी से चीन से जो पैसा वो विदेशी निवेशक है वो निकाल रहे हैं अपना पैसा। और ये भी देखने में आया है कि 25 साल में पहली बार है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, FDI गेज माइनस में चीन में देखने को मिला है। FDI को दरअसल मापने का एक पैमाना होता है FDI गेज। 1998 के बाद पहली बार चीन में माइनस में FDI गेज गया है। आपको बता दें कि तीसरी तिमाही में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लायबिलिटीज माइनस 11.8 अरब डॉलर है चीन में, और इसके पहले की जो तिमाही की अगर बात करें तो 14.1 अरब डॉलर था। यानी कि एक तिमाही में चीन में लगभग करीब 26 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में विदेशी कंपनियों के वो प्रॉफिट भी शामिल है जो कि विदेश नहीं उन्होंने भेजा, यानी कि वहीं देश में रखा, तो वो भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा ये भी साफ है कि विदेशी कंपनियां जो हैं चीन में निवेश के बदले अब पैसा वहां से अपना निकालना उन्होंने शुरू कर दिया है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ये तमाम आंकड़े जारी किए हैं जिसके आधार पर हम आपको ये तमाम खबर दिखा रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि चीन की ऐसी हालत क्यों हुई, इस तरह का बुरा हाल क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण क्या है, वो अब आपको हम बता देते हैं। दरअसल कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था जो है चीन की वो पूरी तरीके से संभल नहीं पाई, और यहाँ पर जो रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर है
उसको यहाँ पर तगड़ा झटका लगा। कोरोना के बाद के हालात अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो खरीदने की क्षमता जो है लोगों की वो घट गई, बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ गई है। इसके अलावा पिछले महीने देश में 21.3% युवा जो है बेरोजगार हो गए हैं। तो चीन के ये तमाम जो आंकड़े हैं वो चीन के लिए भी चिंता पैदा कर रहे हैं। बेरोजगारों की जो संख्या है कुछ सालों में यहाँ पर अब सबसे ज्यादा इस वक्त बताई जा रही है। इसके अलावा रियल एस्टेट कंपनी कंट्री गार्डन के अरबों डॉलर यहाँ पर डूब चुके हैं। साथ ही चीनी अर्थव्यवस्था इस वक्त पटरी से उतरी हुई नजर आ रही है और कई देशी और विदेशी कंपनियां जो है वो यहाँ पर दिवालिया हो चुकी हैं। चीनी अर्थव्यवस्था ग्रोथ रेटिंग वो घट गई है। इसके अलावा 31 राज्यों पर करीब 782 लाख करोड़ का कर्ज है। तो ये इंटरनल वो हालात हैं जिसके चलते चीन से जो विदेशी निवेश है धीरे धीरे घट रहा है, वो बाहर जा रहा है। और इसका फायदा किसको पहुंच रहा है ये भी आपको हम बता देते हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चीन को अगर यहाँ पर नुकसान हो रहा है तो भारत को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। वो किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से चीन जो है विदेशी निवेशकों की पहली पसंद रहा है, ये सभी जानते हैं। कई विदेशी कंपनियों ने चीन में यहाँ पर मोटा अपना निवेश भी कर रखा है। लेकिन जिस तरीके से चीन की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अब चरमरा रही है तो भारी नुकसान उसको यहाँ पर हो रहा है चीन को। अब चीन से यहाँ पर ये तमाम जो विदेशी कंपनियां हैं बोरिया बिस्तर समेट कर वो कई कंपनियां बाहर जा रही हैं। चीन का जो ग्लोबल वैल्यू है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। तो सही मौके पर यहाँ पर भारत सरकार ने एक पहल की। जो विदेशी निवेशक हैं उनके लिए नियमों में कई बदलाव किए हैं, यहाँ ऐसा माहौल दिया है। चीन से जो कंपनियां निकली हैं वो अब पहली पसंद भारत उनकी पहली पसंद हो गया है। कई कंपनियां हैं यहाँ पर, एप्पल है, टेस्ला है, माइक्रॉन है, फॉक्सकॉन है, जो कि चीन छोड़कर अब भारत आ रही हैं। इसके अलावा ताइवान की कई दूसरी कंपनियां भी जो हैं धीरे धीरे वो भारत की तरफ रुख कर रही हैं। तो विदेशी कंपनियों को भारत में इस वक्त कई फायदे दिख रहे हैं, वो उसकी पहली पसंद बन रहा है। तो भारत के लिए ये एक अच्छी खबर है। भारत में भी चीन की तरह यहाँ पर क्या कारण है कि विदेशी कंपनियां यहाँ आ रही है, एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पर चीन की तरह भारत में भी सस्ते श्रमिक उपलब्ध है। जो लेबर है वो सस्ती है यहाँ पर भारत में। इसके अलावा भारत में जो है इन कंपनियों के लिए स्किल्ड लेबर जो होती है वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। और हाल के दिनों में जो है नेटवर्किंग, ट्रांसपोर्टेशन भारत में उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, जिसके चलते विदेशी निवेशक, विदेशी कंपनियां भारत उनकी चीन की बजाय पहली पसंद धीरे धीरे बनती चली जा रही हैं।